नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आज 18 अप्रैल है। आज के दिन हम लोग एक टेक्सटाइल सेक्टर की एक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। उसके हम बिजनेस मॉडल को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और ये बैंकरप्ट कैसे हुई उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके जो न्यूज़ आ रही थी कि एक्वायर कर लिया इसको किसने, रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस ने, उस न्यूज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे और एनालाइज करेंगे। और एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको उसमें बाय करना है तो कब करना है और कैसे करना है, उसकी ट्रिक को भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हिस्ट्री को देख लेते हैं। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी मार्च 12 मार्च 1986 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन लिस्टिंग कब हुई थी एनएसई और बीएसई पे? इसकी लिस्टिंग हुई थी 1993 में एनएसई और बीएसई पे। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो दो सेगमेंट जो मेन है उनके बारे में बात करें तो इसका पॉलिस्टर और कॉटन सेगमेंट, ये दो सेगमेंट इसके मेन है। वही प्रोडक्ट्स की बात कर लें कि क्या आती है, तो बनाते अपना कॉटन यान, फैब्रिक्स, वेटलैंड्स, टेरी टॉवल्स, गारमेंट्स और पॉलिस्टर यान, ये सब इसके प्रोडक्ट हैं। और एक और चीज़ की बात करें तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं वो सेल का प्रमोशन करते हैं, वो कहाँ है? श्रीलंका और बांग्लादेश में इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं। तो चल इसकी अभी हम लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसके बारे में हम डिस्कस क्यों करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि इसका जो बैंकरप्सी हुई वो कैसे हुई और इसका जो एक्विजिशन हुआ रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस ने वो कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं, पहले बैंकरप्सी को ले लेते हैं। इसकी बैंकरप्ट कैसे हुई कंपनी? बैंकरप्ट इस कारण से हुई क्योंकि ये अपने बिजनेस को पूरे कंट्री और ग्लोबली एक्सपांड करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी। जिस कारण से इसने क्या बैंकों से लोन ले लिया। जो मेन बैंक थे जिनसे इसने लोन लिया वो था एक एसबीआई, एक था पीएनबी और एक था बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंकों से इसने लोन ले लिया। और बाद में ये इसने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो कर लिए, लेकिन ये ग्लोबली इन प्रोडक्ट को सेल करने में असमर्थ हुई। जिस कारण से इसके पास क्या प्रॉफिट नहीं हुआ इसको कुछ, और जिस कारण से लॉस में आ गई। और इसी कारण और ये अपने लोन चुकाने में असमर्थ हो गई, जिस कारण से बैंकरप्ट हो गई। अब चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस ने इसको एक्वायर कैसे किया। तो चलिए देखते हैं, जब बैंकरप्ट हो चुकी थी तब इसको एक्वायर करने के लिए क्या बिड इनवाइट किए गए। तो बिड इनवाइट किए गए तो एक जॉइंट बिड आया किसका? रिलायंस इंडस्ट्री और किसका? जेएम फाइनेंस का। तो ये बिड कितने का था? ये बिड था 5050 करोड़ रुपीज़ का ही बिड था, जिसको अप्रूव कर दिया। किसने अप्रूव कर दिया? एनसीएलटी ने इस बिड को अप्रूव कर दिया। चलिए बिड अप्रूव तो हो गई, लेकिन एक कंडीशन थी। किसकी कंडीशन थी? एनसीएलटी की कंडीशन थी कि ये डील इन लोगों ने कितने में करी है? अप्रॉक्स 5050 करोड़ रुपीज़ में डील करी है। लेकिन इसमें आर रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसको कितने देने पड़ेंगे? मात्र 500 करोड़ रुपीज़ देने पड़ेंगे इसमें। और बाकी जितने बचेंगे अप्रॉक्स 4500 करोड़ रुपीज़ इसको क्या देगा? डेब्ट देगा। बैंक क्या देंगे इसको? डेब्ट देंगे। और इसकी गारंटी कौन लेगा डेब्ट की? लेकिन इस डेब्ट की गारंटी बनेगा कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप समझ गए होंगे इसमें कैसे क्या कंडीशन थी। एनसीएलटी की कंडीशन थी कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा? 500 करोड़ रुपीज़, और बाकी के कितने? 4500 करोड़ रुपीज़ क्या इसको डेब्ट मिलेगा? किसको? आलोक इंडस्ट्री को। और एक और शर्त थी लेकिन इनकी थी, तब तक जो रिलायंस इंडस्ट्री वो इसमें अपने 500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करेगा आलोक इंडस्ट्री में, तब तक बैंक भी आलोक इंडस्ट्री को लोन नहीं देगा। वो लोन कितने का था? अप्रॉक्स 4500 करोड़ रुपीज़ का ये लोन था, वो लोन नहीं मिलेगा। और जैसे ही ये इन्वेस्ट कर देगा इसमें अपने 500 करोड़ रुपीज़, तो इसको अप्रॉक्स 4500 करोड़ रुपीज़ का लोन दे देंगे। लेकिन लोन की गारंटी फिर से कौन लेगा? रिलायंस इंडस्ट्री इस लोन की गारंटी लेगी। इसकी शर्त थी पूरी। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने अपने 500 करोड़ रुपीज़ को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट पार्ट में कितना किया? 250 करोड़। सेकेंड पार्ट में 250 करोड़ किया। तो चलिए देखते, फर्स्ट पार्ट में इसने इन्वेस्ट किया 250 करोड़ रुपीज़ का। तो इसको अलॉट हुए अप्रॉक्स 83.33 करोड़ शेयर, जो कितने की वैल्यू पे थे? अप्रॉक्स ₹1 ईच एंड प्रीमियम ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। मतलब टोटल एक शेयर इसको कितने का पड़ा था? एक शेयर पड़ा था ₹3 पर शेयर पड़ा था इसको। तो टोटल अलॉट हुए थे 250 करोड़ में 83.33 करोड़ शेयर्स अलॉट हुए थे। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में रिलायंस इंडस्ट्री को उसमें 250 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने थे। आलोक इंडस्ट्री में इसने अपने 250 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और उनके बदले इसको क्या मिला? इसको मिला है 250 करोड़ ऑप्शनल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मिले हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है? ₹1 ईच। मतलब हर एक शेयर की ₹1 वैल्यू है। तो चलिए, अब रिलायंस ने तो अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया 500 करोड़ रुपीज़ का, और एक कंडीशन थी कि तब तक रिलायंस इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक लोन नहीं मिलेगा। अब इन्वेस्ट कर दिया तो अब लोन दे दिया गया किसको? आलोक इंडस्ट्री को। लेकिन गारंटी कौन बना? रिलायंस। और इसके बीच एक केस चल रहा था। केस चल रहा था किन किन के बीच में? रिटेलर इन्वेस्टर्स और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच में एक केस चल रहा था। जो रिलायंस इंडस्ट्री आलोक इंडस्ट्री को क्या डीलिस्टिंग कराना चाहती थी, लेकिन रिटेलर इन्वेस्टर इसको कराने से रोक रहे थे क्योंकि इसके इसमें पैसे लगे थे। तो बाद में जब एक केस का रिजल्ट आया तो रिटेलर इन्वेस्टर्स केस को जीत गए और डीलिस्टिंग होने से रोक लिया आलोक इंडस्ट्री को। लेकिन एक टाइम दिया गया कोर्ट ने भी कि 5 साल तक ये डीलिस्टिंग नहीं होगी, उसके बाद अगर चाहे तो डीलिस्टिंग करा सकते रिलायंस इंडस्ट्री।
अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते, जो रिलायंस इंडस्ट्री उसमें इसने 2 पार्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो फर्स्ट पार्ट में किया था इसने अप्रॉक्स 250 करोड़, उसके बदले इसको मिले थे 37% का स्टेक था और इसको मिले थे 3 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एक शेयर इसको 3 रुपये का मिला था वही। तो चलिए अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने सेकंड पार्ट में भी अपना 250 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ इसको 250 करोड़ शेयर्स मिले थे जो कि थे ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको OCPS भी बोलते हैं, एट द प्रीमियम ऑफ 9%। तो चलिए अब OCPS को समझते हैं। OCPS होता क्या है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में इसने अपने 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जिसके बदले इसको 250 करोड़ उस मतलब OCPS के शेयर्स मिले थे एट द इंटरेस्ट ऑफ 9%, एट द प्रीमियम ऑफ 9%। मतलब तब तक ये OCPS की डील रहेगी, इसकी डील एक निश्चित समय तक होती है, मतलब तब तक OCPS की डील रहेगी, तब चलेगी, तब तक जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको अप्रॉक्स 9% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा इन 250 करोड़ शेयर्स पे। और जैसे ये टाइम ख़त्म हो जाएगा इसका किसका OCPS की डील का, तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास एक चॉइस रहेगी कि वो इन शेयर्स को अपने 250 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकती है। इसके जो शेयर्स हैं वो इसी शेयर्स अपने पास रख सकती है, मतलब अपनी होल्डिंग बना के उसमें रख सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इन शेयर्स को शेयर्स में ही कन्वर्ट रहने देगी, क्योंकि अभी जो आलोक इंडस्ट्री की कितनी प्राइस चल रही पर शेयर अप्रॉक्स 5 to 6 रुपीज़ के बिटवीन में इसकी जो प्राइस चल रही। और अभी आने वाले समय में जब OCPS की जब डील खत्म होगी, अगर आलोक इंडस्ट्री ने अपनी ग्रोथ दिखा दिया तो इसकी जो शेयर्स की प्राइस है वो और बढ़ जाएगी और इसका ग्रोथ हो जाएगा और इसकी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसने 250 करोड़ में अपना 250 करोड़ शेयर्स मिले, इसको मतलब 1 रुपीज़ पर शेयर मिला है, तो वो इन 1 रुपीज़ के शेयर्स को क्यों कन्वर्ट करना चाहिए अपने 250 करोड़ रुपीज़ में, क्योंकि अभी इसकी जो शेयर की प्राइस है वो 4 रुपीज़ चल रही है, तो 1 रुपीज़ में इसको ये शेयर मिला है, तो ये क्यों कन्वर्ट करना चाहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि अपने 250 करोड़ शेयर्स कन्वर्ट करेगी 250 करोड़ रुपीज़ में। तो अगर ये कन्वर्ट नहीं करती तो जिसके बाद इसका जो कुल इसमें स्टेक हो जाएगा आलोक इंडस्ट्री में, वो हो जाएगा अप्रॉक्स 62% या क्योंकि हो जाएगा, जिसमें इसके टोटल शेयर रहेंगे वो रहेंगे अप्रॉक्स 333 करोड़ शेयर्स रहेंगे, मतलब 333 करोड़ टोटल रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के पास आलोक इंडस्ट्री के, और इसका स्टेक रहेगा अप्रॉक्स 62% का इसका स्टेक रहेगा। तो आप समझ गए होंगे पूरी डील जो हुई है आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंस के बिटवीन में। इसका जो बैंकरप्सी के बाद आलोक इंडस्ट्री जो बैंकरप्सी हुई थी उसके बाद जो डील हुई इन सब के बीच में, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जो लास्ट सेशन की बात करें 17 अप्रैल में, तो उसकी जो हाई बना था वो था अप्रॉक्स 5.8 रुपीज़ का और लो था 5.8 रुपीज़ का। आप देख सकते हो ओपन ही ये अपने अपर सर्किट में ओपन हो रहा है। 16 अप्रैल में भी देख लेते उसमें भी इसने अपना अपर सर्किट लगाया था। तो वहीं 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल में देखिए इसका जो लो बना था अप्रॉक्स 5.3 रुपीज़ का था और हाई अप्रॉक्स 5.35 रुपीज़ का था। तो आप देख सकते हैं ओपन हुआ था 5.35 पे, फिर लो बनाया था, मतलब इसमें इसका अपर सर्किट देर बाद लगा था थोड़ी, मतलब जैसे ही ओपन हुआ इसका अपर सर्किट नहीं लगा, इसका अपर सर्किट लगने में 15 अप्रैल में टाइम लगा, मतलब आपके पास इधर पे मौका था 15 अप्रैल में इसके जो शेयर्स थे अगर आप बाय करना चाहते थे तो कर सकते थे। और वहीं 13 अप्रैल की बात करें तो उसमें इसका लो बना था अप्रॉक्स 4.70। तो आप देख सकते हैं 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बिटवीन में इसका आप लो टू हाई देखिए तो कितना ज़्यादा इसमें परसेंटेज में रिटर्न दिया आलोक इंडस्ट्री में। मात्र 4 दिन के अंदर अप्रॉक्स 10 to 20% के ज़्यादा रिटर्न दे दिए 4-5 दिन के अंदर में आलोक इंडस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं तब से डील आई है, तब से इसने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। 1 वीक की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री ने जहां 22% के रिटर्न दिए, वहीं सेक्टर ने अप्रॉक्स 5% के, वहीं सेंसेक्स ने अप्रॉक्स 3% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 13% के रिटर्न है, वहीं सेक्टर ने 6% के दिए, वहीं सेंसेक्स ने 5% के दिए। अब चलिए सिंस जनवरी 2020 से बात कर लेते हैं, 1 जनवरी से। तो आलोक इंडस्ट्री ने आपके पैसे दोगुने कर दिए। अगर आपने 1 जनवरी में इसमें आपने अप्रॉक्स 10,000 लगाए होते तो आपके पैसे हो जाते अब तक 20,000 रुपीज़। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर जहां 16% गिरा है और सेंसेक्स जहां 24% गिरा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न दे दिया इसने जनवरी से, मतलब 3 महीने में आपके इसने पैसे डबल कर दिए हैं, ट्वाइस कर दिए इसने आपके पैसे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी राय है कि आप इसमें अपनी जो जितनी कैश है आपके पास उसका मात्र 2 to 3% बस इन्वेस्ट करें इसमें आप, इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी इसका कुछ निश्चित नहीं है कि इसमें 5 साल बाद क्या होने वाला है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको डीलिस्टिंग कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे। इसी कारण से
मेरा मानना है कि आपके पास जितनी कैश है उसका बस 3 से 4 या 2 से 3% ही आप इसमें अपना स्टेक बनाएं। और अगर आप अभी परचेस करना चाहते तो आप परचेस कर दो, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिसमें आप इसको परचेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आज आपका मार्केट क्लोज हो जाए 4 बजे, उसके बाद में आप 6 से 7 बजे के बिटवीन शाम को आप इसमें AMO ऑर्डर लगा दीजिएगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दीजिएगा। आप इसमें NSE में भी लगाइएगा आधी वैल्यू का ऑर्डर, आधी वैल्यू का ऑर्डर BSE में भी लगाइएगा, क्योंकि किसी ना किसी में से आपको इसके शेयर्स जरूर मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आप AMO ऑर्डर लगा के देखिएगा, फिर बताइए कमेंट में कि आपको इसके शेयर मिले कि नहीं मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, और चैनल में नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।